तो दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज की बात करें तो नंबर 1 पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 22.6 ट्रिलियन डॉलर की इनकी इकोनॉमी की साइज है। इसके बाद ऑफ कोर्स है चाइना। चाइना एक बहुत ही बड़ा देश है, दुनिया का सेकंड सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है। इसकी साइज है 16.6 ट्रिलियन डॉलर्स। उसके बाद आता है जापान। नंबर 3 रैंक है जापान का इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी, 5.3 ट्रिलियन डॉलर्स। नंबर 4 पर है जर्मनी, 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स। और नंबर 5 पर है हमारा देश भारत, अभी 3.2 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है। ये एक रफ अप्रॉक्स आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। नाउ डियर फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो इस साल 2023 में दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन गया, एज यू नो। और हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा यंग है। अगर आप जर्मनी की ओवरऑल पॉपुलेशन देखेंगे तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा, आई वुड से कि एजड पॉपुलेशन है। सेम थिंग गोज विथ यूएसए। जापान के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वहां पर ज्यादातर लोग जो हैं वो बुजुर्ग हैं। चाइना में भी रीजनेबली यंग पॉपुलेशन है। और इन सारे देशों को अगर एक दूसरे एंगल से देखें तो यूएसए की पॉपुलेशन लेट्स से समवेयर अराउंड 30 करोड़ के आसपास है, राइट। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और उस कंपैरिजन में इनकी इकोनॉमी की साइज जो है ये ओके हम कह सकते हैं, राइट। जापान एक छोटा देश है, बहुत ही कम पॉपुलेटेड कंट्री है, राइट। और इनकी इकोनॉमी की साइज अगर 5.3 ट्रिलियन है तो अपने आप में ये दिखाता है कि नहीं, जापान जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। सेम थिंग गोज विद जर्मनी। उनकी भी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है, कम लोगों ने इतनी ज्यादा इकोनॉमी को बड़ा बनाया तो अपने आप में कहा जाता है कि उनकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा होगी। लेकिन आज हम उन चीजों के बारे में नहीं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साइज ऑफ इकोनॉमीज, राइट। और अब एक लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया है वो यह कहता है कि 2075 में हमारा देश भारत जो है वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है ये वर्ल्ड इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर अलग अलग जो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स या फिर इंडाइसिस जो आते हैं, अलग अलग इंडाइसिस, तो ये रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस के ऊपर से आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंडियन इकोनॉमी कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ इतना अच्छा हो रहा है, ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम क्या था, कौन कौन से चैलेंजेस हैं हमारे सामने, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर भी देख सकते हैं। तो नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। गोल्डमैन सैक्स नाम की एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड फेमस कंपनी है। और आपकी स्क्रीन पर यहां पर जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, राइट, तो ये बिल्डिंग जो है ये गोल्डमैन सैक्स की ऑफिस है। जो सबसे राइट साइड में आपको सबसे बड़ी जो बिल्डिंग नजर आ रही है, नियरली स्क्वायर टाइप का जो शेप है, दैट बिल्डिंग इज ऑफ गोल्डमैन सैक्स। और इनका जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया वो ये कहता है कि 2075 में हमारे देश भारत की जो साइज है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी की साइज जो है टोटल, तो दैट विल बी सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। नंबर 1 पर होगा उस समय पर चाइना, राइट। हमारी इकोनॉमी की साइज 2075 में होगी 52.2 ट्रिलियन डॉलर्स। नंबर 1 पर चाइना होगा। चाइना से हम उतने ज्यादा पीछे नहीं होंगे। चाइना विल बी एट नंबर 1 स्पॉट विथ 57 ट्रिलियन डॉलर्स। और 2075 में यूएसए जो है वो 3rd रैंक पर होगा। उनकी जीडीपी या फिर इकोनॉमी की साइज जो है दैट विल बी 51.5 ट्रिलियन डॉलर्स। तो थोड़े थोड़े ही पीछे होंगे, आगे पीछे होंगे एक दूसरे से। उतना ज्यादा डिफरेंस जो है वो उस समय पर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट अभी प्रोजेक्ट करता है। अब दोस्तों, अब ये रिपोर्ट यह कहता है तो कुछ रीजंस भी होंगे ना, कुछ रीजंस हमेशा होते ही हैं कि इन कारणों से भारत जो है उसकी काफी ज्यादा तरक्की हो रही है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें, कौन कौन से ऐसे ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भारत का ग्रोथ जो है वो इतना अच्छा हो रहा है, या फिर आज की जो चीजें हैं, आज जो हम सीड्स डालेंगे तो उनके फ्रूट्स जो है वो हमें फ्यूचर में देखने को मिलता है ना। सेम थिंग गोज विद अवर इकोनॉमी एज वेल, कि आज कौन कौन से ऐसे मल्टीपल ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा ग्रोथ अच्छा हो रहा है और फ्यूचर में हम सेकंड नंबर पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें नंबर 1 चीज अगर कोई है तो दैट इज इंक्रीजिंग यंग पॉपुलेशन। दोस्तों, शायद आपको ये बात जो है वो उतनी ज्यादा रियलाइज आज नहीं होगी, लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश में जाए, लेट्स से अगर आप जर्मनी जाएंगे, जर्मनी के एयरपोर्ट, फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के
में से जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फाइंड कि ज्यादातर लोग जो हैं उनकी एज 50 से ज्यादा होगी, ज्यादातर लोगों की, राइट। जनरली हमें जो सीन्स हम देखते हैं फिल्मों में देखते हैं या फिर जो हम जनरली टीवी सॉप्स में देखते हैं कि जर्मनी या फिर यूके फ्रांस दिखाया, तो हमें लगता है सारी यंग पॉपुलेशन है, लेकिन वो वहां पर सेटअप किया जाता है, राइट। वो सारे एक्टर्स होते हैं, साइड एक्टर्स होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप रियल नेचुरल एनवायरनमेंट में, यानी कि अगर आप देश में जाए, उस देश में जाए और वहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट्स पर जाएंगे, अगर वहाँ पर जनरली ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, देन यू विल फाइंड कि जो ओल्ड एज या फिर एल्डरली लोगों को या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर 50+ लोगों को सपोर्ट करने वाली चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इस डेमोग्राफिक ग्रुप में है। हमारे देश में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रहते हैं तो हम इतने यूज टू हो गए हैं, बट इफ यू विल ऑब्जर्व टुडे देन यू विल फाइंड कि जनरली हमारे देश में यंगर लोग जो हैं वो काफी ज्यादा हैं, और आंकड़ा भी यही कहता है कि हमारे देश में लगभग 65% जितनी पॉपुलेशन जो है उनकी एज जो है वो काफी यंग है। 30-35 के अंडर 65% जितनी हमारी पॉपुलेशन है, तो यू कैन इमेजिन कि हमारा देश जो है वो कितना यंग है। दूसरी चीज है, ऑफ कोर्स ये भी हम जानते हैं कि हमारे देश में इनोवेशन काफी हुआ है, इनोवेशन में काफी तरक्की हुई है, टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की हुई है। और ऐसा नहीं सिर्फ होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो हमने फटाफट यहां पर एडॉप्ट की है, एडाप्ट हुए हैं हम इससे। एडॉप्ट और एडाप्ट दोनों चीजें की है कि हमने दूसरों की जो टेक्नोलॉजीज थी, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजीज, तो उनको एडॉप्ट किया है, उनको एक्सेप्ट किया है और उनको अप्लाई करने लगे हैं। और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदलाव आए तो हमने अपने आप को उस हिसाब से ढाला है। तो ये चीजों की वजह से तरक्की जो है वो काफी ज्यादा हो रही है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा हुआ है जो हमें नजर आता है, राइट। हमारे रोड्स देख लीजिए, आज से 10-15 साल पहले हमारे रोड्स कैसे थे, आज के रोड्स आप देख लीजिए, आज के हमारे सिटीज देख लीजिए, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बी प्रिसाइज जो है वो काफी अच्छा हमारे देश में हुआ है। तो ये कुछ मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्पीड जो है वो काफी अच्छी है, हमारी इकोनॉमी का जो पहिया है वो मोशन में रहा है। अब ये जो गोल्डमैन सैक्स हैं तो उनके इकोनॉमिस्ट हैं शांतानु सेनगुप्ता, वो कहते हैं कि डेफिनेटली एक अपर हैंड है, एक चीज हमारे पक्ष में है, हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, दैट इज डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इन जनरल पॉपुलेशन जो है वो काफी ज्यादा यंग है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। क्यों पता है? उसकी एक बेसिक 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। आप सब यंग हैं, राइट। 90% जितने जो लिसनर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो यंग ब्लड हैं। तो एज ए यंगस्टर आपको क्या क्या चीजें चाहिए, आपके क्या क्या ख्वाब है? देखिए, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, बिजनेस करना है, अच्छी कार खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदनी है, नया कंप्यूटर, नया लैपटॉप, नए कपड़े, नया घर। तो जो यंग पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा चीजों को कंज्यूम करती है। इकोनॉमी में सबसे ज्यादा खर्च अगर कोई करता है, मीन्स के जिनकी वजह से खर्च होता है या फिर पैसे खर्च होते हैं, तो दैट इज यंग पॉपुलेशन। तो जितनी ज्यादा यंग पॉपुलेशन उतनी ज्यादा चीजों की डिमांड रहेगी, अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी। तो हर एक फैक्ट्री, हर एक सर्विसेज को बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो इस प्रकार की मार्केट में मिलते हैं। तो ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए एक अपर हैंड है। अच्छे वर्कर्स भी होंगे, यंग वर्कर्स होंगे, और इसी के साथ साथ यंग कंज्यूमर होंगे, राइट। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया। दूसरी चीज, इनोवेशन के बारे में हमने देखा, हमने चीजें डिस्कस की। तो इससे ओवरऑल क्या होता है पता है? कि जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस कैपिटल में से जो मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है उसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हमारे देश में। बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है, और एक व्यक्ति जो है उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई है, राइट। आज से 15-20-25 साल पहले एक इंसान जो प्रोड्यूस कर सकता था, तो उसके कंपैरिजन में आज का जो एक इंसान है, आज का एक व्यक्ति जो फैक्ट्री में काम करता है, तो कैन इमेजिन कि वो कितनी ज्यादा स्पीड से काम करता है। तो इससे ओवरऑल एक बूस्ट जो है, एक एक व्यक्ति को ऐसे अगर आप देखें तो ओवरऑल एक बूस्ट जो है वो देखने को मिलता है। शांतानु ये भी कहते हैं कि आने वाले 2 दशकों के अंदर, आने वाले 20 सालों के अंदर जो डिपेंडेंसी रेशियो है हमारे देश का, वो इस पूरे क्षेत्र का सबसे कम डिपेंडेंसी रेशियो हमारे देश भारत का होगा। व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशियो? कि जितने लोग काम कर रहे हैं उन पर कितने लोग निर्भर हैं। तो एक
समय था हमारे देश में, एक वक्त था जब कैसी सिचुएशन थी कि सिर्फ पिताजी जो हैं वो काम करते थे। टिपिकल हाउस होल्ड की बात है, हर जगह पर ऐसा नहीं था, लेकिन मैक्सिमम घरों में यही सिचुएशन थी कि पापा जो हैं वो जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, हमारी जो माता हैं वो घर संभालती थी, हमारे जो दादा दादी हैं उनकी देखभाल करती थी, हमारी देखभाल करती थी, राइट। तो इस प्रकार की हाउस होल्ड की सिचुएशन हुआ करती थी एक लंबे समय से। आने वाले दो मीन्स तो इस पर्टिकुलर सिनारियो में क्या हुआ कि जो डिपेंडेंट हैं वो कितने हुए? एल्डरली लोग, जो दादा दादी हैं वो डिपेंडेंट हैं, जो बच्चे हैं वो डिपेंडेंट हैं, जो माता है वो डिपेंडेंट है, कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। ऐसी सिचुएशन थी, तो डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ही ज्यादा था। आने वाले समय में कैसा होगा? 2 दशकों में डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ही कम होगा। जो एल्डरली हैं वो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे अपने बच्चों पर, और बच्चों के, आई वुड से, बच्चों का जो जो रेशियो, बच्चों का नॉट रेशियो बट द राइट वर्ड इज कि बच्चों की जो, बच्चे पैदा करने की जो एज है वो भी अब डिले होती जा रही है। एज वी नो, बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होगा कि बच्चे ही नहीं होंगे, राइट, मीन्स वो प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, ये भी चीज़ भी धीरे धीरे आएगी। तो ऐसे मल्टीपल रीजंस हैं, राइट, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो कम होगा। तो जब भी किसी इकोनॉमी में डिपेंडेंसी रेशियो जब कम होता है तो इसकी इंपैक्ट क्या होती है? इसकी इंपैक्ट सेविंग पर होती है। जब आपके खर्च कम होंगे, जब आपके एक घर के अंदर 2 लोग कमाने वाले हैं और 2 लोग ही खाने वाले हैं, 2 कमाते हैं और 2 खाते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके पास सेविंग ज्यादा होगी। विल डिस्कस दिस पॉइंट इन ए मिनट। तो ये जो विंडो है हमारे पास, ये जो एक अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत ही कम समय के लिए, आने वाले लेट्स से 20 सालों के अंदर हमें इसका मैक्सिमम फायदा उठाना है। तो इसके लिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी को जितना हो सके उतना बढ़ाना है। इसी के साथ साथ सर्विस सेक्टर जितना रोबस्ट हो सके, जितना ज़्यादा हम सर्विसेज को हमारे नुक्स एंड कॉर्नर्स तक अगर इसको पेनिट्रेट करवा सके तो वो करना है। और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसका ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर आप बहुत ही स्पीड में कहीं पर पहुंचना चाहते हैं तो रोड जो हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए ना। सही, अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को अगर आपको एक्सपांड करना है तो इसका जो रोड है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। वैसे रियल रोड बनाना जो है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है, लेकिन समझने के लिए अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बूस्ट करने या फिर उनका रनवे जो है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब अगर हम बात करें डिपेंडेंसी रेशियो की, तो बहुत ही लॉजिकल है समझना कि अगर एक परिवार में लेट्स से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, एक ही बच्चा होगा लेट्स से, या फिर 2 ही बच्चे होंगे। पहले क्या हुआ करता, 3, 5, 6 इतने बच्चे हुआ करते थे, तो सेविंग जो है वो बहुत कम होती थी। लेकिन अब ये डिपेंडेंसी रेशियो जब कम होगा, आई एम नॉट सेइंग ये खत्म हो जाएगा, कुछ ही जगहों पर ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि वो कपल्स जो है वो बच्चे पैदा करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादातर अभी भी ऐसा ही होगा कि 2 या फिर 1 ही बच्चा होगा उनका। और एल्डरली लोग जो हैं वो जनरली वे साथ में नहीं रहेंगे, या फिर ऐसा भी होगा कि एल्डरली ने अपनी सेविंग और पेंशन और एसआईपी कर करके अपनी सेविंग कर ली है, तो फिर वो जब एल्डरली होंगे या फिर रिटायर होंगे तो वो फिर अपने आप पर ही डिपेंडेंट होंगे, अपनी सेविंग पर डिपेंडेंट होंगे, अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो जो वर्किंग हाउस है, राइट, वो उनकी उनकी जो सेविंग है वो बढ़ेगी। जब सेविंग बढ़ेगी तो चीज़ों में पैसे जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, तो मार्केट में कैपिटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होगा। और जब कैपिटल अवेलेबल होता है तो इनका इस्तेमाल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जा सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर को और ज़्यादा रोबस्ट बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सेविंग और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो दिस इज़ अ गुड साइन कि डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा तो ओवरऑल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। गोल्डमैन सैक्स का ये भी कहना है कि अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग है, हेवी लिफ्टिंग जो है, सबसे ज़्यादा कैपेक्स जो है, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार ने किया, गवर्नमेंट ने किया, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो रहा था। क्योंकि प्राइवेट सिनारियो में ये था, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का ऐसा चक्कर था कि ट्विन बैलेंस शीट का इश्यू था कि जो कॉरपोरेट्स हैं, बड़े कॉरपोरेट्स, तो उनकी भी बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा लायबिलिटी बढ़ गई थी, और जो हमारी बैंक्स हैं तो उनकी एसेट जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो ना तो बैंक के पास उतने पैसे थे लोन देने के लिए, और ना तो कॉरपोरेट के पास उतने पैसे थे कि वो नया इन्वेस्टमेंट कर सके। लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है। तो अब इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि
प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो ज्यादा हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें, राइट। तो ये एक अच्छे पॉइंट्स, पॉसिबिलिटीज, गुड चीजों के बारे में बात की। अब चैलेंज के बारे में भी बात कर लेते हैं ताकि हमें इसकी एक होलिस्टिक डिस्कशन या फिर होलिस्टिक कंक्लूजन तक पहुंच सके। सबसे बड़ा चैलेंज जो है दैट इज के जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो हमारे देश का बहुत ही कम है। LFPR यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, पिछले 15 सालों में ये रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। इट्स लाइक हमारे देश में ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है कि लड़कियां जो हैं वो मास्टर्स डिग्री तक की पढ़ाई करती हैं लेकिन उसके बाद लेबर फोर्स का पार्ट नहीं बनती हैं, राइट। ज्यादातर जगहों पर आज ये भी सिचुएशन है कि वो सिर्फ हाउस वाइफ जो हैं वो बनकर रह जाती है। हाउस वाइफ बनना इट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन द वर्ल्ड, राइट। बहुत रिस्पेक्ट है हाउस वाइफ्स के लिए, लेकिन फिर जो महिलाएं अगर लेट्स से दूसरी चीजें जो कर सकती है, जॉब कर सकती हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, राइट, प्रोफेशन में आगे बढ़ सकती हैं लाइक डॉक्टर, सीए एक्सेट्रा, तो वो चीजें आज भी नहीं बन रही है। तो दैट इज, अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रो लेवल तक अगर आप इसको देखेंगे, मैक्रो लेवल पर से अगर आप इसको देखेंगे तो इट्स लाइक कि आज भी हमारी जो 50% जितनी जो शक्ति है, ताकत है, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमें और ज्यादा स्पीड चाहिए, अगर हमें हमारे पोटेंशियल तक पहुंचना है एज ए कंट्री, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो इंक्रीज होना ही चाहिए और महिलाएं जो हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी ही चाहिए, वरना फिर उस लेवल पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है हमारे देश के सामने तो इट इज दिस वन। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज की इस डिस्कशन से बहुत सारी चीजों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आप मेरे लेक्चर्स स्टडी ग्लोज और क्यूरियसली एजुकेशन दोनों चैनल्स पर देख सकते हैं। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑलवेज। जय हिंद।